My father, being a business person, used to interact with a lot of bureaucrats on multiple occasions. However, not many of them were fond memories for him. One such bureaucrat had been calling him to his office for one last week and used to call him in the morning. He used to keep him waiting in the office for the entire day and refused to meet him for the entire week. मेरे पिताजी बहुत ही निराश थे और उसी निराशा में उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तू बड़ा होके कलेक्टर बने, ऐसा कलेक्टर जो और उनकी परेशानी को दूर करे, ना कि उनकी परेशानियों को बढ़ाए। मेरी यूपीएससी की ज़िंदगी wasn't working. I was in a complete state of shock. So I decided. मेरा नाम शुभम गुप्ता है. I am an Indian Administrative Service Officer of the 2019 batch, working as Assistant Collector Etapalli and Project Officer ITDP Bamragad in the district of Gadchiroli in Maharashtra. In the year 2019, I cleared UPSC Civil Service exam and scored All India rank 6 to qualify to become an IAS officer. Today I am here to tell you about my life story, which is full of adventures, courageous situations, fearful circumstances, demanding unfettering courage from my part in order to achieve what I wanted to achieve from life. मेरी यूपीएससी की ज़िंदगी तब शुरू हो गई थी जब मैं मात्र 10 साल का था. My father, being a business person, used to interact with a lot of bureaucrats on multiple occasions. However, not many of them were fond memories for him. ऐसे ही किसी एक दिन मेरे पिताजी बहुत ही निराश होकर घर पे वापस आए और उन्होंने मुझे बिठाया. Apparently, one such bureaucrat had been calling him to his office for one last week and used to call him in the morning. He used to keep him waiting in the office for the entire day and refused to meet him for the entire week. मेरे पिताजी बहुत ही निराश थे और उसी निराशा में उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तू बड़ा होके कलेक्टर बने एंड अच्छा कलेक्टर बने, ऐसा कलेक्टर जो लोगों की बात समझे, लोगों की बात को समझने की कोशिश करे और उनकी परेशानी को दूर करे, ना कि उनकी परेशानियों को बढ़ाए. मुझे नहीं लगता कि मैं उनकी बात को उस समय बहुत अच्छे से समझ पाया था, शायद मैं बहुत ही छोटा था उस समय, लेकिन कहीं न कहीं वो बात मेरे ज़हन में बैठ गई थी, जो आगे जाकर मेरे जीवन की दिशा के रूप में मुझे नज़र आई. ऐसे ही जीवन चलने लगा और सडनली हमारे जीवन में एक फाइनेंशियल लॉस की सिचुएशन आई एंड वी वर ऑन द वर्ज ऑफ फाइनेंशियल बैंक्रप्सी. My parents decided that we have to move base to Dahanu Road, a small town in the state of Maharashtra on the border of Gujarat. वहाँ पे जाने के बाद मेरे पिताजी ने एक छोटी सी शू शॉप शुरू की और हमारा गुजारा चलने लगा. हालांकि मेरी माता जो थी, शी वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन बिकॉज ऑफ द रीसेंट इवेंट्स इन द फैमिली विच वर ट्रबलिंग एट टाइम्स. दहानू रोड में शिफ्ट होने के बाद हमारे परिवार को दो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा. एक हमारी पढ़ाई से रिलेटेड थी, क्योंकि दहानू रोड एक बहुत ही छोटा टाउन था. वहाँ पे सिर्फ एक स्कूल थी जो कि सरकारी स्कूल थी और वहाँ पे मराठी पढ़ना कंपलसरी था. क्योंकि मैं और मेरी बहन दोनों मराठी नहीं जानते थे, तो हमने ये डिसाइड किया कि 80 किलोमीटर दूर वापी, जो कि गुजरात में है, वहाँ पे एक सीबीएसई बोर्ड स्कूल है, शायद हमें वहीं पे जाके पढ़ना पड़ेगा. वैसा ही हुआ. हम सुबह 5:30 की ट्रेन लेते थे और स्कूल पहुँचते थे, वहाँ पे पढ़ाई करते थे और जब वापस आते थे 1:30 की ट्रेन लेके 3 बजे घर पहुँचते थे. और ऐसे ही हमारा तकरीबन 3 से 4 साल हमारा रूटीन रहा और हमने स्कूल पूरी की. दूसरी तरफ पिताजी ने ये डिसाइड किया कि क्योंकि एक बहुत ही छोटी शॉप हमने धानू रोड में खोली थी, शायद उससे हमारा गुजारा नहीं चल पाएगा, तो हमें कुछ और करने की ज़रूरत थी. तो पिताजी ने डिसाइड किया कि हम वापी में एक और शॉप खोलते हैं. बट इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू मैनेज बोथ बिकॉज इट वॉज एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 80 kilometers. So fearing another financial difficulty, I had to gather some courage and I told my father that you leave this shop to me of Dhanu Road and you please just manage Vapi and I'll take care of it. I was just in 8th standard at that point of time. I don't know where I gathered this courage and how I could say those things to my dad, but this is exactly what happened. So I used to come back from school at 3, I used to go back home, have lunch, and then I immediately used to come back to the shop and go back home only at 10 o'clock in the evening with my father. ऐसे ही मेरे जीवन के कुछ 5 साल बीते फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड. मैंने शॉप भी संभाली, मैं पढ़ाई भी शॉप पे करता था, मैं अपने कंधों पे सामान लोगों को डिलीवर भी किया है. वो सब कुछ मैंने किया है जो एक शॉप को चलाने के लिए करना पड़ता है. यहीं ऐसे ही ज़िंदगी चलती रही एंड अनदर ट्रिकी सिचुएशन केम इनटू माय लाइफ व्हेन द रिजल्ट्स फॉर द 10th बोर्ड एग्जाम वर डिक्लेयर्ड. अ चैलेंज वाज कमिंग माय वे दैट एवरीबडी वांटेड मी टू गो फॉर साइंस बिकॉज इंटेलिजेंट बच्चे तो साइंस ही लेते हैं. लेकिन
मेरा ये शायद मानना नहीं था। मेरे बड़े भाई और मैंने बैठ के बहुत लंबा डिस्कशन किया, हमने ये सोचा कि अब हम क्या करेंगे। We decided that it has to be something which ultimately goes on to become our career choice, you know. So हमने बहुत बात की, बहुत डिसाइड किया, बट अपेरेंटली एक चीज़ डिसाइड हो गई थी, दैट इट वोंट बी द साइंटिफिक वे. So we apparently decided that ultimately I am going to apply for and prepare for UPSC Civil Service exam. मेरे पिताजी ने जो बात बहुत सालों पहले कही थी, शायद वो कहीं ना कहीं आज सच होने वाली थी, और मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं वही जीवन में करने वाला हूँ, और ये डिसाइड किया कि शायद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जाऊँगा, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लूँगा, जो कि शायद मेरा आगे जाके ऑप्शनल सब्जेक्ट भी बन सकता है. द प्लान वॉज ऑल सेट, बट दिल्ली अभी दूर थी. दिल्ली जाने के लिए 12th में बहुत मार्क्स लाने पड़ते हैं, और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मेरे पास एक शॉप भी तो थी चलाने के लिए. तो जब फिर और हम दिल्ली गए, दिल्ली में एडमिशन्स के लिए वहाँ पे गए, तो हमें तो रियल दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए था, नॉर्थ कैंपस में, बट मेरे मार्क्स तो कम थे, तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा दैट ईदर आई शुड गो फॉर अ फेवर्ड कोर्स और अ बेटर कॉलेज. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ही कंटेम्पलेशन करने के बाद हमने डिसाइड किया दैट आई शुड प्रॉब्ली गो फॉर द गुड कॉलेज एंड अ डिसेंट कोर्स, एंड आई ऑप्टेड फॉर BCom ऑनर्स इन दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स. वहाँ पे जाके हमने ये देखा कि दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स इज़ अपेरेंटली नोन एज द कॉलेज बिसाइड्स द लीला होटल. तो वहाँ पे हमारा कॉलेज चल रहा था, एंड मुझे ये लगा कि चलिए ठीक है, आई हैड कम टू टर्म्स विद द फैक्ट दैट आई विल बी प्रॉब्ली स्टडिंग इन बीकॉम ऑनर्स इन DCAC, एंड आई केम बैक होम विद दैट थॉट एंड काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन इन माई ओन सेल्फ. जब फोर्थ कट ऑफ लिस्ट आया तब मेरे भाई वहीं पे थे, एंड आई हैड क्वालिफाइड फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स इन द सेम कॉलेज. सो आई वाज रियली हैप्पी दैट फाइनली आई बीन गिवन अ चांस टू डू समथिंग विच आई ऑलवेज वांटेड टू डू, यू नो. सो क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं था, तो मेरे भाई कॉलेज में गए, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से बात की. बहुत ही भीड़ होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के टाइम पे, तो वहाँ पे उन्होंने उनको बोला कि जब भी आपके भाई आएंगे तो आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन दे दिया जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, आप घर चले जाइए. एंड माई ब्रदर केम बैक. ऑब्वियसली जब अथॉरिटीज़ कुछ कहती हैं तो आप मान लेते हैं, तो हमने भी मान लिया. लेकिन जब फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज आया तो आई केम बैक, आई केम टू दिल्ली ऑल एक्साइटेड फॉर ए न्यू प्लेस, न्यू फ्रेंड्स, न्यू कोर्स, एंड ऑफ कोर्स द प्लान. तो आई केम बैक, एंड आई वॉज टू माई अटर सरप्राइज एंड शॉक, आई वॉज टोल्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ कि वहाँ का कोटा, इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कोटा पूरा हो गया है, एंड यू कैन नॉट बी गिवन एडमिशन, एंड वी आर रियली सॉरी. The plan wasn't working now. I was in a complete state of shock. Uh, somebody told me that अभी भी एक ऑप्शन है कि अगर HOD of economics department recommends you to be admitted into the course, तब शायद हो सकता है. अब अगले 2 हफ्ते तक मैं डेली स्टाफ रूम के बाहर जाता था, वहाँ पे खड़ा रहता था, और ये उम्मीद करता था कि वो HOD मैम आएंगी एंड शी विल स्पीक टू मी एंड शी विल जस्ट से ठीक है बच्चे आ जाओ. पूरा 2 हफ्ता मैंने ऐसे ही पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान ना लगाते हुए मैं स्टाफ रूम के बाहर खड़ा रहा, मैम का वेट करता रहा. फाइनली वो एक दिन आया जब मैम ने मुझसे बात की, एंड आई जस्ट टू ट्राई टू कन्विंस हर एनी हाउ, आई टोल्ड हर मैम अगर आप मुझे इसमें एडमिशन देते हैं तो आई प्रॉमिस यू दैट आई टॉप economics honors for DCAC. And I nobody can be sure of topping DCAC economics honors in college, you know, in first year. But I had told her, and she, of course, she knew the reality of my statements, but she very nicely agreed to admit me into economics honors, and then life started from there. So after that, in my third year of college, I started preparing for UPSC, and I joined a coaching. So मेरी तैयारी शुरू हुई. I gave my first attempt in 2015. I missed the mark by a couple of points in the preliminary exam, but I wasn't very sad because I knew that this isn't the best that I have given, you know. So I immediately started preparing for the second attempt in 2016. I cleared prelims, mains, interview, and I finally scored rank 366, which qualified me to become an Indian Audit and Account Service officer. I was really happy, but I also, of course, I knew that I had to write the exam again because I could do better, but I was really happy. But apparently, my family wasn't, because for them, only IS, IPS, and IRS are the officers, and rest nobody else is. It was really disheartening because I had put in so much hard work over the years. Anyway, I didn't have much time to spare because the next prelims was just about 15 days down the line. So I started preparing for it immediately, and I was pretty confident that I will clear this time, the exam this time. But you know, as it is said, nothing is certain except the uncertain. So I failed to clear the preliminary exam, and by a couple of points again, and
I think I was in a complete state of shock and disbelief about my own self and my abilities. I had pretty much given up on my dream of clearing the IAS exam and just kind of going with with whatever I have got. With these thoughts, I started. I went to Shimla, started training in the National Academy for Audit and Accounts, and started my life as an officer. Beach में when the forms again opened up, I had to again make a choice whether I should again write the exam or not. It was not easy because I had to manage my training also and preparation also. So I decided that okay, now I will probably attempt. I sat myself down and I really told myself that in my life chapter of UPSC, the last page will be written by me and not UPSC. So those feelings, I really got down to preparing for the exam for one last time. I had just thought that this is probably going to be my last attempt. I started preparing along with managing time, along with training and also preparation and all that. Meanwhile, I cleared prelims exam. I also cleared mains. And now it was time for my Achilles heel, which was the personality test or the interview. In the last attempt, I had just scored 124 out of 275, which is the interviewer telling me that we don't want you in the service. But this time I didn't want that to happen. So I put my heart and soul for 2 months into preparation of the interview, reading every single thing which could be asked from me about my background, about my subject, and everything. And the day of the interview arrived. I sat down in the waiting hall. Every second felt like a year to me. I was finally called to the interview hall. I went there and I was just trying to put a brave face on, not letting anyone get a peek into my insecurities. The interview was going decently well, but not very good, not enough for me. I was just waiting for the last for the right moment for me. A very nice lady sitting on my left in the interview panel started asking me questions about my hobby, which is reading non-fiction books. And she named the first two books, and I didn't know anything about them. And then she named the third book, and I think this was probably the last attempt for me. And I knew about it, and I knew well. I just nailed that question. And I think that is where the difference was made between average to good. And I scored a very decent 184. And that day, I saw my name in the list on the top of it at number 6. So this is what the 10-year-old had dreamt of. This is what the 10-year-old was somehow made by the universe to achieve in his life. And ये कह सकते हैं कि ज़िंदगी की दौड़ में ये आपको निश्चित करना है कि आप क्या थक कर रुक जाना चाहते हैं या फिर आप ज़िंदगी में लड़ते हुए आखिरी सांस तक मेहनत करते हुए चलते जाना चाहते हैं. लाइफ इज़ रियली लाइक अ बॉक्सिंग रिंग, यू डोंट फेल व्हेन यू fall down, but you really fail when you refuse to get back up, because this is what life is all about. Thank you so much for your patience. लगता था शायद मैं आईएएस बन भी जाऊं तो मुझे इंग्लिश शायद नहीं बोल पाऊंगा. मेरा नाम तबरेज़ आलम है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूं. मैंने जो भी मेरा एजुकेशन मैंने बिहार से हिंदी मीडियम में मैंने प्राप्त की और लास्ट ईयर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है. प्रेजेंटली मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ. तो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि जैसे आप हिंदी मीडियम में स्कूल जब प्राप्त करते हैं तो क्या होता है कि जब कोई अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है इंग्लिश में तो आपको उसके बारे में जानकारी आपको होता है, बट क्या होता है कि लैंग्वेज का आप उस इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाते. इंग्लिश से तो बहुत डर लगता है क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट ही नहीं है तो इंग्लिश से डर लगेगा, ये नेचुरल है. मैंने जोश स्किल एप्लीकेशन के बारे में मैंने सुना, तो मैंने जिस स्किल के बारे में सुना और जाकर उसे इंस्टॉल भी किया था और मैंने उसकी जो भी प्रोसेस है मैंने उसे जाना और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया. पहले तो थोड़ा बेसिक पोर्शन ग्रामर का बताया जाता है, उसके बाद वोकैब्स का जो प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद रीडिंग प्रैक्टिस होता है और अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है आपके प्रैक्टिस पार्टनर से. 10 मिनट आपको मिनिमम बात करना पड़ता है. उसके बाद आपका एक जो कोर्स होता है वो कंप्लीट हो पाता है. मैं बोल सकता हूँ श्योरली कि मैं किसी से भी कोई भी पर्सन मैं उसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है. सो जोश स्किल ने काफ़ी हेल्प किया मेरी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में. सो डेट वाई टुडे आई एम हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक जोश स्किल who really helped me a lot to improve my communication skill. Thank you, Josh. And finally, I would like to say
Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you.